हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। आज हम लोग जो है वो 16 नंबर क्वेश्चन से जो है वो करेंगे। और इससे पहले मैंने आपका 16 से 17 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 18 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो उत्प्रेषण जो है वह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का जो है वो परीक्षण करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो आपका प्रतिषेध जो होता है वो रीट न्यायालय तब जारी करता है जब कार्यवाही लंबित होने पर जो है वो आपका प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है, जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। अगला है कि नीचे दो कथन कहे गए हैं। पहला कथन है कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण कह रहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमानपूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो है वो आप उपयुक्त में से सभी यानी कि संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार तीनों के तहत जो है वो परमादेश जारी कर सकता है। कौन। तो उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा संबंधित रीट जो है वह जारी कर सकता है। अगला है कि कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जो है वो जारी कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पहला कथन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। और दूसरा है कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी जो प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा सही है। तो केवल एक जो है आपका सही है। आइए इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देता है। तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र देता है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन कि किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। तो वो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन आपके थे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है वह किस एक प्रकार है किसका। तो टाइटल सूट है, यानी कि टाइटल सूट है यानी कि स्वत्वाधिकार जो है वो मुकदमा है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो है वो टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदाय ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए थे। नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमा का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक जो है वो होना गैर कानूनी है। तो यह आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है।
अगला है कि 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन बने थे? 2008 में जो है वो राजीव गुप्ता आपके छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो बने थे। अगला है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो ये आपका न्यायाधीश HR खन्ना ने यह जो है कहा है कि एक कोई राज्य का अगर उच्च न्यायालय है तो उसमें जो 1/3 न्यायाधीश है वो दूसरे राज्य के होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश शब्द संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जिला न्यायालय जो है वो आपका आर्टिकल 233 में कहा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप जो जा करके देख सकते हैं। LP और टेक्नीशियन का भी मैं जो है वो करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो अधिकरण न्यायाधीश के जो है वो सम्मिलित नहीं। अनुच्छेद 236 क के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, ये सारे जो है आपके अधिकरण न्यायाधीश इसमें जो है वो आपके शामिल नहीं होते हैं। आपके जो जिला न्यायाधीश अभिव्यक्त के अंतर्गत शामिल होते हैं वो ये आपके हैं, आप ये याद रखिएगा। अगला है 32 नंबर के भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभिव्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। दूसरा है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? लोक अदालत के संदर्भ में उपयुक्त में से कोई सा भी कथन जो है आपका सही नहीं है। आइए तो क्या सही है? लोक अदालतों में समान न्यायालय में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौता के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सम्माननीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ताओं इसके सदस्य होते हैं। और आपका ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें से केवल 2 जो है सही है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कल हम लोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो है वो थ्योरी सेक्शन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।